रेगुलेटिंग एक्ट हम पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे हम 1781 का संशोधन अधिनियम। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की खामियों को ठीक करने के लिए ब्रिटिश संसद ने अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 पारित किया, जिसे बंदोबस्त कानून एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ये कह रहा है जो रेगुलेटिंग एक्ट की खामियां थीं उनको दूर करने के लिए 1781 में अमेंडिंग एक्ट को पारित किया गया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है और हिंदी में इसे बंदोबस्त कानून कहा जाता है। इस कानून की निम्नलिखित विशेषताएं थीं। इसमें यही कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से कुछ को बाहर रख दिया गया था और कुछ को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंदर रखा गया। जैसे कानून ने गवर्नर जनरल को काउंसिल मतलब होता है परिषद, तो इन सबको क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया था। और फिर राजस्व संबंधी मामले को क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया था और क्षेत्राधिकार के अंदर रखा गया कलकत्ता के वो सभी जो निवासी थे उनको सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रखा गया, जिसके तहत हिंदुओं तथा मुसलमानों के जो निजी विवाद थे उनको निजी कानूनों के हिसाब से सुलझाया जाए। और इस कानून द्वारा यह व्यवस्था की गई थी कि अपीली गवर्नर जनरल यहाँ के दायरे सर्वोच्च न्यायालय में मतलब अपीली और गवर्नर में बता चुके हैं, गवर्नर जनरल को उसके क्षेत्राधिकार से बाहर रख दिया गया, तो अपीली शक्तियाँ और गवर्नर जनरल को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर रख दिया गया। इसमें बस यही इतना है। हम पढ़ने वाले हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की खामियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधन अधिनियम 1781 पारित किया, जिसे एक सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में अस्तित्व में आया। 1784 में अस्तित्व में आया, जिसे पिट्स इंडिया एक्ट कहा गया। सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट आया, फिर उसकी कमियों को दूर करने के लिए सेटलमेंट एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया, फिर इसमें भी कुछ त्रुटि थी, इसको सुधार करने के लिए फिर एक अधिनियम पारित हुआ जिसे पिट्स इंडिया एक्ट कहा गया। इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार हैं। इसमें कंपनी के जो राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य थे उसको इस कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया गया। तो राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य थे उनको कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था। वाणिज्यिक मतलब जो भी लेन देन से संबंधित था और राजनीतिक कार्य इन सबको अलग अलग कर दिया था। इसके निर्देशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंध के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से एक निकाय का गठन किया गया। इस प्रकार द्वैत शासन की व्यवस्था का आरंभ किया। तो इसमें कहा गया इसमें द्वैत शासन का आरंभ हुआ था। जैसे इसमें निर्देशक मंडल, 2 मंडल बनाए गए थे, एक निर्देशक मंडल और एक नियंत्रण बोर्ड। तो निर्देशक मंडल के द्वारा जो व्यापारिक मामले थे उनको देखा जाता था और नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा जो राजनीतिक मामलों के प्रबंध थे उनको किया गया। इस प्रकार द्वैत शासन आरंभ हो गया। नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रण भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। इस प्रकार यह अधिनियम 2 कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश अधिपत्य कहा गया। कह रहा है कि भारत में जो ब्रिटिश कंपनी थी वो भारत के जितने भी क्षेत्र अपने अधीन ले ली थी उसको पहली बार ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। और दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और उसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया। भारत में जो कंपनी थी उन पर अपूर्ण शासन ब्रिटिश सरकार का था। पहले पूर्ण नहीं था, अब पूर्ण शासन प्रदान कर दिया गया था। अब 1700
1786 का अधिनियम। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। उसने यह स्वीकार करने के लिए 2 शर्तों की मांग की। मतलब गवर्नर जनरल बनने के लिए उसने 2 शर्तें रखी। उसे विशेष मामलों में अपनी काउंसिल के निर्णयों को अधिभावी करने अथवा न मानने का अधिकार हो और उसे सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाए। पहले में उसने कहा था जो काउंसिल के निर्णय हैं उनको न मानना जाए, मतलब काउंसिल के निर्णयों को न मानने का अधिकार मांगा था। और दूसरे में कहा था कि उसे कमांडर इन चीफ का पद दिया जाए, सेनापति तथा कमांडर इन चीफ का पद दिया जाए। उपरोक्त शर्तों को 1786 के कानूनों में